Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, गोरखपुर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज का जो है आपका क्लास 10th का वीडियो नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पे पार्ट नंबर 1 मैंने आप लोग को बता दिया है। पार्ट नंबर 1 में मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था? पार्ट नंबर 1 में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कैसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग ऑफ नॉन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। और ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। अच्छा, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये कई तरह के होते हैं, लेकिन आप लोग को बेसिकली आपके सिलेबस में यूं कहने या क्लास 10th के सिलेबस में कुछ लिमिटेड केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है। अच्छा, कुछ के बारे में आप लोग को पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। याद करिए, मैंने आप लोग को बताया था एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो एक्जोथर्मिक। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो ये 2 टाइप मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। इसके अलावा 5 और टाइप के आप लोग को पढ़ने हैं, जिसमें आपका पहला आता है कॉम्बिनेशन, दूसरा आता है डिकम्पोजिशन, तीसरा आपका आता है डिस्प्लेसमेंट, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट और 5वां होता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसी को इन शॉर्ट बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन। जब आप क्लास 11th में जाएंगे 10th के बाद, तो क्लास 11th में जाते ही आप देखेंगे कि आपका पूरा एक चैप्टर ही है, आपका पूरा एक चैप्टर ही है जिसका नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, तो बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहली बात हम करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अच्छा, कोई बताएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? नाम पे जाइए, नाम से क्या आपको पता चल रहा है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना। जब 2 या 2 से अधिक छोटे कंपोनेंट, जब भी 2 या 2 से अधिक छोटे कंपोनेंट आपस में कंबाइन होकर कोई एक तीसरा कंपाउंड बना ले, कोई एक तीसरा कंपोनेंट बना ले, कोई एक तीसरा सब्सटेंस बना ले, देन दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अच्छा, हम केमिकल रिएक्शन का टाइप पढ़ रहे हैं, फिजिकल का नहीं पढ़ रहे हैं। और केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, वीडियो नंबर 1 में बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन नाम पे जाइए, जब 2 या 2 से अधिक स्मॉलर कंपोनेंट्स, स्मॉलर सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर कोई तीसरा नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करें, देन दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल डेफिनेशंस आप लिख लेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। जैसे कि लिख दिया गया H2, आपको पता होगा ये गैस होता है, प्लस I2 आपको पता होगा ये गैस होता है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो बनेगा 2HI, ये भी गैस होता है। कुछ जगहों पे लिक्विड भी लिखा रहता है, दोनों सही है, क्योंकि फिजिकल स्टेट तो बदलता ही रहता है। आप थोड़ा ठंडा कर देंगे लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस व्हेन कंबाइंस विद आयोडीन गैस इट गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड। HI का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ 2 क्यों लिखा है? बैलेंस किया गया है। बैलेंसिंग आपको सेकंड वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखिए, 2 लोग आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। अगर कहीं लिख दिया जाए N2 प्लस 3H2, दोनों गैस हैं, लिख ले रहा हूं, तो एरो लगाकर क्या बन जाएगा? 2NH3। ये अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। पंजेंट स्मेल होती है अमोनिया की। तो ये यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों भी आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? अमोनिया। ऐसे ही वाटर का फॉर्मेशन हो गया, जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो जहां पर भी आपको लगे कि 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट आपस में कंबाइन हो, ऐसे मेथेन का फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, जैसे C प्लस 2H2 गिव्स CH4। तो ये भी क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के लिए दोनों मॉलिक्यूल भी हो सकता है, दोनों मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और एक एटम और एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। देखिए, एलिमेंट है कार्बन, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक एटम है और ये मॉलिक्यूल है। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। 2 या 2 से अधिक एटम जब भी कंबाइन होते हैं तो बच्चों जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अब कई लोग सोच रहे हैं सर कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड बनने के लिए 2 डिफरेंट एलिमेंट का होना जरूरी है, 2 या 2 से अधिक डिफरेंट एलिमेंट का होना जरूरी है। तो ये सब आप 9th में पढ़े। मैं एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर इसमें नहीं घुसना चाह रहा हूं। ठीक है,
तो ये आपके ये किसके एग्जांपल हो गए बोलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के क्या हो गए, एग्जांपल हो गए। बहुत ही आसान है। तो मैं शुरू के जो आपको बेसिकली समझाना है वो लास्ट वाला है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बाद अगला क्या आपका आता है, दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी लगा दिया रिएक्शन हो गया, शॉर्टकट में दिया डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसका ये कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक कंपोनेंट कंबाइन होकर एक तीसरा नया प्रोडक्ट बना रहे थे। डीकंपोजिशन में कोई कंपाउंड डिकंपोज करके या कोई सब्सटेंस डिकंपोज करके दो या दो से अधिक छोटे चीजों में टूट जाएगा। जैसे लिख दिया गया CO2। अब CO2 को आप हीट अगर देंगे तो ये टूट जाता है किसमें, कार्बन प्लस O2। देखिए एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में टूट गया। सब्सटेंस वर्ड में बोल रहा हूं मैं, एटम नहीं बोल रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूं मैं, कंपाउंड नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जो टूट के बन रहा है वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। तो आपको भी सब्सटेंस वर्ड ही बोलना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए C+O2 ऐसे कोई लिख दो, 2H2O गिव्स, इसको आप करंट दे दीजिए, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा, इसमें डाल दीजिए, तो ये क्या बना लेगा 2H2 प्लस O2। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस भी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इनवर्स लिख दीजिए, उल्टा रिएक्शन को उल्टा करके लिख दीजिए, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन होकर एक चीज बनाते हैं और डीकंपोजिशन में टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जस्ट एक दूसरे, अगर आप किसी एक का एग्जांपल याद कर लें केवल कॉम्बिनेशन का, तो कॉम्बिनेशन का उल्टा कर देंगे वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, डीकंपोजिशन का, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं आप धीरे से हम लोग डिस्प्ले। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया डीकंपोजिशन, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन एक चीज और आप जान जाइए, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो आपका तीन तरह का होता है। पहला थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक या कई लोग इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरा फोटो। तीसरा क्या है, फोटो डिकंपोजिशन। तो यहां पर डिकंपोजिशन रिएक्शन भी तीन तरह का हो गया। अभी तीनों को आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अच्छा, तो थर्मल का मतलब थर्म माने क्या होता है, हीट। अगर किसी सब्सटेंस को हीट देकर दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिया जाए, देन दैट इज थर्मल डिकंपोजिशन। अच्छा, बताइए इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी देकर दो या दो से अधिक कंपोनेंट में तोड़ दिया जाए, देन दैट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोलिटिक डिकंपोजिशन। और यहाँ फोटो का कहने का मतलब है, फोटो एक वर्ड से आता है जिसको बोलते हैं फोटान। क्या बोलते हैं, फोटान। आपको पता है जो सन से एनर्जी आती है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में आती है। मैंने इसका एक पूरा वीडियो क्लास 11th में बनाकर डाला है, फोटो वर्ड का, फोटान वर्ड का, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली रिलेटेड होता है किससे, सनलाइट से। किससे, सनलाइट। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सन रेडिएशन, तो आप बोल सकते हैं एच न्यू। सन एच न्यू, एच एक कांस्टेंट है और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो अगर हीट देकर तोड़ दिए तो थर्मल, करंट देकर तोड़ दिए तो इलेक्ट्रोलिटिक, और अगर सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ दिए तो फोटो डिकंपोजिशन। तो तीनों का एक एग्जांपल देख लीजिए। थर्मल डिकंपोजिशन का एग्जांपल जैसे था, ये किसका एग्जांपल है, CaCO3। अभी पहला थर्मल का बता रहा हूं, थर्मल, ठीक है। CaCO3 इसको आप बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये किस अवस्था में होता है, सॉलिड फेज में होता है। इसको आप हीट देंगे तो ये टूट जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ये क्या होता है, लिक्विड होता है। और प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या देने पर टूटा है, हीट देने पर टूटा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डिकंपोजिशन का एग्जांपल हो गया। डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, व्हेन एनी सब्सटेंस गेट्स डिकंपोजेस इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकंपोजिशन। तो आप थर्मल डिकंपोजिशन का डेफिनेशन एक लाइन का और उसका ये एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकंपोजिशन, करंट देके तोड़ना है। अब देखिए आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे एक बर्तन है और इसमें मैंने ले लिया है, एक बर्तन के अंदर भर दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या भर दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस वर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब उसके अंदर पानी भी मिला हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में इसको मिक्स कर दिए हैं। अच्छा, ये तो इसके अंदर मैंने दो मेटल की प्लेट लगा दी और दोनों को बैटरी से जोड़ दिया।
आप लोग बैटरी का सिंबल फिजिक्स में पढ़े होंगे। ये बैटरी का सिंबल है, छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है। निगेटिव टर्मिनल से जिस प्लेट को जोड़े हैं वो निगेटिव होगा, कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से जिस प्लेट को जोड़े हैं वो पॉजिटिव होगा, एनोड। अच्छा, तो जब ये HCl आयनाइज होगा तो ये H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, दो ठो आयन देगा, एक हाइड्रोनियम आयन H प्लस आयन और एक क्लोराइड आयन Cl माइनस आयन। बताओ पॉजिटिव आयन को कौन खींचेगा, निगेटिव प्लेट अपनी ओर खींचेगा, तो एट कैथोड H प्लस आयन को अपनी ओर खींच लेगा, तो H प्लस जाएगा कैथोड पर, उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, H। अच्छा, इसमें कई H प्लस आयन होंगे, दूसरा H प्लस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, H, और फिर ये दोनों H कंबाइन हो जाएंगे, H प्लस H कंबाइन होकर क्या बना देंगे, H2 गैस। आइए एट एनोड। अच्छा, एनोड पॉजिटिव प्लेट है तो वो किसको खींचेगा, निगेटिव क्लोराइड आयन Cl माइनस आयन को खींचेगा, तो ये क्या हो गया, Cl माइनस आयन जाएगा, Cl बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा Cl माइनस जाएगा, Cl बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, और दोनों Cl आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, Cl2 गैस। मतलब हमने HCl, अगर हम HCl ले लें तो HCl को करंट देकर, क्या देकर, करंट देकर हमने तोड़ दिया किसमें, H2 और Cl2 में। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहां 2 लग जाएगा। ये भी डिकम्पोजिशन हुआ, देखिए डिकम्पोज हो रहा है H2 और Cl2 में, ये भी डिकम्पोजिशन है। अच्छा, ये डिकम्पोजिशन किसका एग्जाम्पल है, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। करंट देकर हमने इसको तोड़ दिया, तो हीट देकर हो गया और करंट देकर हो गया। तीसरा देखिए आपका आता है मिटाए, जैसे अगर आपको लिख दिया जाए, तीसरे का एग्जांपल देने जा रहा हूं फोटो का, जैसे लिख दिया जाए 2HI को बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट का मतलब आपका H न्यू एनर्जी होती है ना इसकी, H न्यू, तो ये टूट जाता है H2 और I2 में। इसको आप करंट देकर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सनलाइट देकर तोड़ रहा हूं मैं, तो ये टूट जाता है H2 और I2 में। तो देखिए डिकम्पोजिशन हुआ और क्या देकर तोड़ा गया, सनलाइट देकर तोड़ा गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया किसका, फोटो डिकम्पोजिशन का। तो डिकम्पोजिशन रिवर्स होता है किसका, कॉम्बिनेशन का, और ये कितने तरह का हो गया, 3, एक आपका थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक और तीसरा फोटो। अब तीसरे डिस्प्लेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका आता है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिखा हुआ है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका डेफिनेशन देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट, नाम पे जाओ, किसी चीज को हटाकर उसकी जगह खुद बैठ जाना, डिस्प्लेसमेंट हो जाना। भाई किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉई है जो अच्छे से काम नहीं करेगा, तो कंपनी का मालिक क्या करेगा, उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर लेगा और उसको बाहर भेज देगा। अच्छा, तो जिसका अपॉइंटमेंट होता है वो उससे ज्यादा बेहतर होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि अपने यहाँ के अच्छे एम्प्लॉय को निकाल कर वो किसी बेकार एम्प्लॉय को रख लेगा। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का काम वही कर पाएगा जिसकी रिएक्टिविटी क्या हो, ज्यादा। तो अगर देखिए लिखा हुआ है, इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, ऑफ ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन जो डिस्प्लेस करे उसकी रिएक्टिविटी पहले वाले से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। कभी भी लेस रिएक्टिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो यहां पे लिखा हुआ है CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो देखो बन गया FeSO4। आयरन ने कॉपर को, ये एक मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल के अंदर से एक एटम या एक एलिमेंट कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। देखिए कॉपर कंपनी के बाहर हो गया, कॉपर कंपनी के बाहर हो गया। इसका मतलब इससे आपको क्या पता चलता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका उल्टा अगर आप सोचे कि FeSO4 प्लस Cu, सर ये लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर इस रिएक्शन का उल्टा लिख दिया जाए तो वो संभव नहीं है। सारे डिस्प्लेसमेंट में ऐसा ही होता है। यहां पर देखो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहां पर देखिए, ब्रोमीन को क्लोरीन ने डिस्प्लेस कर दिया, बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन।
देखिए, लेकिन ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को, कम रिएक्टिव एटम को डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा, रिएक्टिविटी टेबल भी आप लोग के सिलेबस में ही है, चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में, जहां आप रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ेंगे, और जब 11th-12th में जाएंगे तो बहुत लंबी सीरीज आप पढ़ेंगे। अभी आप केवल 10, 12, 15 एलिमेंट खोज कर रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे याद कर सकते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का 3 एग्जांपल हो गया। अब एग्जांपल देने जा रहा हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब देखिए आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। देखिए 2 कंपाउंड हैं, 1 और 2। अच्छा, इसके पहले वाले आप डिस्प्लेसमेंट में क्या देखे थे, एक कंपाउंड था तो एक एटम या एलिमेंट था। एक अगर कंपाउंड था तो एक क्या था, एलिमेंट था। यहां डबल डिस्प्लेसमेंट में आप अधिकतर रिएक्शन में देखेंगे दोनों के दोनों क्या होंगे, कंपाउंड, और दोनों के जो आयंस होंगे वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे NaCl में Na पे क्या होता है +1 और AgNO3 में Ag पे क्या होता है प्लस, दोनों पॉजिटिव, Na यहां आ गया, Ag यहां चला गया, तो Ag यहां जाएगा AgCl, और Na यहां आ गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। यहां पर भी देखिए बेरियम यहां चला गया तो BaSO4 और 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिलकर क्या बना लिया, 2HCl, ठीक है। तो याद रखिएगा इन विच द टू रिएक्टिंग आयनिक कंपाउंड, यहां दिया हुआ है आयनिक कंपाउंड, लेकिन एक्चुअली कोई जरूरी नहीं कि सारे आयनिक कंपाउंड हो। बुक्स में लिखा रहता है आयनिक कंपाउंड, इसलिए मैंने ये आपको बताया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं सारे, ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन जब ये वाटर में होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो ये अपने आयंस प्रोड्यूस करेगा। H2SO4 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके अंदर कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। जब ये आयनाइज होगा तो ये H+ आयन देगा। तो यहाँ आयनिक कंपाउंड कहने का सेंस यही है कि जब रिएक्शन के दौरान उसके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएं, एक्सचेंज देयर आयंस कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड था और एक एलिमेंट था, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड और दोनों के एक एक आयन एक दूसरे की जगह जाकर बैठ गए, जस्ट एक्सचेंज हो गए। तो कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहे थे, डिकम्पोजिशन में टूट रहे थे, डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड था एक एलिमेंट था, एलिमेंट जाकर डिस्प्लेस कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड थे और दोनों के आयंस एक्सचेंज हो रहे थे। एक्सोथर्मिक आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो। एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। अब जो आखिरी आपका है रेडॉक्स रिएक्शन, वो 5वां मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आपका आता है अगला टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, 5वां, ठीक है। ये आपको पता होगा कि रेडॉक्स जो है 2 वर्ड से बना हुआ है, एक होता है रेड और एक होता है ऑक्स। रेड का मतलब यहाँ रिडक्शन है, लाल नहीं है, और ऑक्स का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन है। तो रेडॉक्स का फुल फॉर्म हो गया रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए दोनों को आपको समझाता हूं बारी बारी कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। देखिए यहां लिखा हुआ है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के 2 तरीके हैं, एक आपका होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एक आपका होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे वो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्लास 11th वाला भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 10th में क्या दिया हुआ है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो बहुत ही आसान है और गलत भी है, सही भी नहीं है। जो सही है वो 11th वाला है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो आप आगे चलकर पढ़ेंगे। एक चैप्टर ही है यार इस नाम का, रेडॉक्स रिएक्शन नाम का एक चैप्टर ही है, ठीक है। 11th में जब वीडियो में डालूंगा रेडॉक्स रिएक्शन का तो बहुत डिटेल से कम 10 वीडियो उस पर बनाऊंगा, आधे घंटे का, 1 घंटे का, और 10 वीडियो में आपको क्लियर होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं आपको जो है थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए लिखा हुआ पहला पॉइंट क्या, ऑक्सीडेशन आपको बताने जा रहा हूं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी रिएक्शन में आपको ऐसा लगे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, या आपको लगे हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है, तो दोनों के दोनों प्रोसेस को आप चिल्लाकर बोल देंगे ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन अलग हो तो ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा, अच्छा ऑक्सीजन ऐड वाला ऑक्सीडेशन था तो ऑक्सीजन रिमूव वाला रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव वाला ऑक्सीडेशन था तो हाइड्रोजन ऐड वाला रिडक्शन। तो देखिए लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां देखिए लिखा हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां देखिए कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो CO2 बन गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये देखिए CH4 में से हाइड्रोजन अलग हो गया, देखिए कार्बन अलग हाइड्रोजन अलग, तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसी का उल्टा यहां लिख दिया, देखो CO2 में से O2 अलग हुआ ऑक्सीजन,
तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये आपकी किताब में दिया हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन। अगर कहा जाए 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो खत्म हो गया, यही तो है, यही तो है। अब थोड़ा इसका आपको मैं समझाता हूं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो रेडॉक्स दो वर्ड से बना हुआ है, रेड और ऑक्स, ये समझ गए। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो आपको दो एग्जांपल देकर समझा दिया हूं। अब आपको समझाता हूं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब देखिए आपका आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, आपको पता है केमिस्ट्री के जितने भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट होते हैं सब के सब किस पर बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। आप क्लास 9th में नील्स बोर का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा भी होगा, 281, 282, 283, 284 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इससे, ठीक है, वो आपको आना चाहिए 1 से 20 तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी प्रोसेस में आपको लगे कि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, अपने अंदर से बाहर निकाल कर किसी को दिया, भाई 100 रुपया देना तो हम 100 रुपया निकालते हैं फिर ना किसी को देते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जब आपको लगे कि इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, लेकर अपने जेब में रखा जा रहा है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा ये बताइए, लेन देन वाला जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम क्या सेपरेटली हो सकता है? नहीं, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। भैया हम किसी को 20 रुपया देंगे, इसका मतलब कोई हमसे 20 रुपया लिया। हम अगर आपको 20 रुपया दे रहे हैं तो आप हमसे 20 रुपया लिए भी तो हैं, ये थोड़ी ना कि हम दे दिए और कोई लिया ही नहीं। तो याद रहे, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है दैट इज ऑक्सीडेशन, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है दैट इज रिडक्शन। और ये कॉन्सेप्ट इस बात को वेरीफाई करता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है कि केवल ऑक्सीडेशन हो, यह भी असंभव है कि केवल रिडक्शन हो। किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार एक रिएक्शन के अंदर दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। एक एटम या एलिमेंट, एक एटम या स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा ग्रुप या एटम या स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेता है। और जहां पर ये दोनों प्रोसेस एक साथ परफॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पर ये दोनों प्रोसेस एक साथ परफॉर्म होते हैं। आप खुद सोचिए, अगर रेडॉक्स दो वर्ड से बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो क्यों नहीं हम लोग अलग अलग पढ़ लिए होते, रिडक्शन अलग पढ़ लिए होते, ऑक्सीडेशन अलग पढ़ लिए होते। काहे एक वर्ड बनाया गया रिडॉक्स? इसका मतलब दोनों का कोरिलेशन है कहीं ना कहीं। तो याद रहे, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीडेशन, ले रहा है तो रिडक्शन। एग्जांपल समझाऊंगा मैं, सीधे एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको आप लिख लेंगे, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। The process in which electron is given by one element or group of atom to another element or group of atom is called oxidation। आती है इंग्लिश, लेकिन बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन तो इलेक्ट्रॉन देना। अच्छा अब देखिए, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया सोडियम, आपको पता होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। अच्छा, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा। आप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में भी खूब डिटेल से। तो बताओ, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक तो प्लस चार्ज आएगा। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देते हैं, ई पर माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे लिख देते हैं। तो बताइए इस प्रोसेस, अब देखो Na+ का क्या हो गया 28 और सोडियम का क्या था 281। देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये स्टेबल हो गया। हालांकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अभी स्टेबल नहीं हुआ है, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा वो कैसे भी, ठीक है। तो बताइए किसका एग्जांपल हो गया, ऑक्सीडेशन। अब कहीं लिख दिया जाए रिडक्शन, कहीं लिख दिया जाए ऐसे रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। अब मान लो कहीं पर क्लोरीन है, क्लोरीन कब होता है 287। बताओ 7 इलेक्ट्रॉन देगा या एक लेगा? एक लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसकी खोपड़ी पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। इसका हो गया 288, देखिए स्टेबल हो गया, 8 हो गया। तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये ऑक्सीडेशन, यहां पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये रिडक्शन। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, देखिए इसके राइट में इलेक्ट्रॉन है एक और इसके लेफ्ट में है इलेक्ट्रॉन एक है, इज इक्वल टू का साइन है, मैथ समझ लीजिए सिंपल। इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बोलिए, और इधर क्या बचेगा Na और Cl, और उधर क्या बचेगा Na+ और Cl-। तो देखिए क्या हो गया, Na+ Cl गिव्स NaCl। अब इसको आप बैलेंस कर लेंगे तो N2Na+ Cl2 गिव्स 2NaCl हो जाएगा। ये क्या है, कोई बताएगा ये क्या है? यही रेडॉक्स रिएक्शन है,
यही रेडॉक्स रिएक्शन है। आप खुद सोचिए, यहां पर सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी तो ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ। सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी तो ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सोडियम का क्या हो रहा है कोई पूछे ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का क्या हो रहा है कोई पूछे रिडक्शन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी दूंगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। अब जैसे एक इसको नोट कर लेना बकायदे, ठीक है। अब देखो, जैसे लिख दिया जाए Mg गिव्स Mg पे +2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये बताइए ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पहचानने का एक तरीका और है, चार्ज बढ़ जाता है। बताओ Mg पर कितना चार्ज है, 0, और यहां कितना चार्ज है +2, तो 0 से +2 बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर घट रहा है तो रिडक्शन। जैसे Al गिव्स Al पे +3, तो 0 से +3 बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। +3 इलेक्ट्रॉन लिखना चाहे तो लिख दें, कोनो जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है वो, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन में घटेगा, रिडक्शन में चार्ज क्या होगा, घटेगा। जैसे देखिए रिडक्शन, जैसे Cl गिव्स Cl माइनस, 0 से -1 घट गया। सल्फर गिव्स सल्फर पे -2, ये सल्फर है, 0 से -2 घट गया। चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन, चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन, चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। और जहां पर ये दोनों एक साथ हो रहे हो, जैसे अभी NaCl वाला एग्जांपल दिया, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अभी मैं कुछ आपको रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखिए लिखा हुआ है। आप कहीं कहेंगे सर कि कोई आपसे पूछे ये किसका एग्जांपल है। आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, 0, और यहाँ आयोडीन पे कितना है, 0। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड पे भी चार्ज कितना है, 0। लेकिन इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ इस Hi पे चार्ज 0 है, लेकिन H पर चार्ज है +1 और आयोडीन पे चार्ज है -1। ये बताइए हाइड्रोजन 0 से कहां जा रहा है, +1। बताइए 0 से +1 जा रहा है, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है। 0 से +1 चार्ज बढ़े तो ऑक्सीडेशन, चार्ज घटे तो रिडक्शन। और ये देखिए आयोडीन 0 से -1 क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये क्या हो गया रिडक्शन। ये क्या हो गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ये ओवरऑल क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ऐसे यहाँ आइए, कार्बन का एक पूरे पे क्या चार्ज है, 0। देखिए दिख नहीं रहा है, कोई चार्ज दिख नहीं रहा है, लिखा नहीं है, मतलब 0 है। कार्बन पे क्या होगा +4, ऑक्सीजन पे -2, एक ऑक्सीजन पे, यहाँ कार्बन पे 0 और ऑक्सीजन का भी 0। ये बताइए +4 से 0 घट रहा है, रिडक्शन। ये बताइए -2 से 0 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। ये भी एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। अभी क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आप पढ़े थे कि ये क्या है, रिडक्शन है। देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, देन दैट इज रिडक्शन। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये ओवरऑल एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप लोग के दिमाग में सबसे बड़ी शक और शंका उत्पन्न हो रही होगी कि भैया कैसे आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का -2, ये हम लोग कैसे जानेंगे। बताऊंगा, वीडियो लंबा हो रहा है, आधे घंटे का हो गया, 20 मिनट और लगेगा, बताऊंगा आज ही के वीडियो में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्या कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, देखिए 0 से +1 इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको उल्टा बोलिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद करना बड़ा आसान है। रिडक्शन हो रहा है तो वो खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो खुद क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट उल्टा। अच्छा, इसको यहां पे देखो, इसी CO2 में एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, तो ये पूरा CO2 ही रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ए माने एजेंट, और यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ए माने एजेंट। कई लोग इसको रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, तो वो भी सही है। याद रखिएगा, अगर चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा जिसका रिडक्शन हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यार, अब जो आपके मन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर आप कैसे डायरेक्ट इसका +4 लिख दिए, हम लोग कैसे जानेंगे +4 होता है।
वो ऑक्सीजन का -2 लिख दिए, हम लोग कैसे जानेंगे -2 होता है? तो कुछ अच्छा एक चीज उसके पहले आपको और बता दें, एक चीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जो ये चार्ज मैं लिख रहा हूं इस पे चार्ज 0 है, कोई पूछे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ 0, कोई पूछे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ +4, कोई पूछे पूरे CO2 का क्या हुआ 0। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो ये कैसे निकालते हैं तो मैं एक बार पूरा मिटाकर पूरा रूल लिख दे रहा हूं और उसी रूल को आपको फॉलो करना। मेरे पास 2 तरीके हैं, एक मैं आपको 10th लेवल पे समझा सकता हूं और एक मैं आपको 11th लेवल पर। 11th में एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा सारे के सारे स्ट्रक्चर बनाना। जब आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा ना तो आपके लिए 5 मिनट भी नहीं लगेगा। किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप ओरली बताएंगे, लेकिन आपको क्या आना चाहिए स्ट्रक्चर। लेकिन अभी आप क्लास 10th में हैं, आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है। जब मैं क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिएगा, तब आप रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस को बड़ा आराम से कर लेंगे। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, फार्मूला मेथड। ठीक है, देखिए आपके सामने जो है रूल लिखा हुआ है। ठीक है, अभी एक बार और रूल लिखना पड़ेगा 3 ठो। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे क्लास 10th में हैं, जो केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, वो मेरा ये वाला सेक्शन स्किप कर सकते हैं। वो आधे घंटे का वीडियो देखें, उसके बाद का 10-15 मिनट का वीडियो ना देखें। लेकिन जिनको लगता है कि हमको कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से सीखना है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी पढ़ें। इस वीडियो में सब कुछ बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया हूँ, केवल एक एक्स्ट्रा टॉपिक ही बता रहा हूँ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए रूल लिखा हुआ है, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। मैं कैसे डायरेक्ट लिख दे रहा था +4 -2, वही आपको बताने जा रहा हूं। रूल नंबर 1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी न्यूट्रल स्पीसीज इज ऑलवेज 0। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी न्यूट्रल स्पीसीज इज ऑलवेज 0। अगर किसी स्पीसीज में सब आते हैं, एलिमेंट भी, एटम भी, मॉलिक्यूल भी, कंपाउंड भी, अगर वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। जैसे कि CO2 पे कितना चार्ज है, पूरे की बात कर रहा है, पूरे की। कार्बन या O की अलग अलग बात नहीं कर रहा, पूरे की कर रहा है, तो पूरे पे चार्ज 0 है तो 0, O2 पे 0 है तो 0, C है 0 है, Na है 0। कहीं Na का सर Na प्लस होता है, मैंने लिखा नहीं ना है प्लस, Na लिखा है ना, इसके ऊपर प्लस लिखा नहीं ना है, तो इसका भी क्या होगा 0। NaCl पूरे का क्या होगा 0, Na का भी 0, कोई चार्ज नहीं होगा। रूल नंबर 2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, H माने हाइड्रोजन, इज +1 इन एनी कंपाउंड बट नॉट ऑलवेज। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड के अंदर +1 होता है, कंपाउंड के अंदर +1 होता है। अगर हाइड्रोजन ऐसे अकेले लिखा हुआ है H, तो इसका क्या होगा 0। रूल नंबर 1 से 0 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1, एक हाइड्रोजन का +1 होगा। जैसे मैंने लिखा HCl, तो इस पूरे का क्या होगा 0, पूरे का 0। लेकिन H का क्या होगा +1, H2O, इस पूरे का क्या होगा 0, पहले रूल के हिसाब से। लेकिन एक हाइड्रोजन का क्या होगा +1, तो बताओ 2 हाइड्रोजन का क्या होगा +2। तो लिखते एक का है, मन में सोच लेंगे कि 2 का +2 होगा, लेकिन एक का +1 होगा। अगला देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन एनी कंपाउंड बट नॉट ऑलवेज। कई लोग सोच रहे हैं क्या लिखे हैं, बट नॉट ऑलवेज, कभी कभी फेल हो जाता है। कई लोग सोच रहे हैं केमिस्ट्री में तो रूल फेल हो जाता है रह के। जो मैंने अभी आपको बताया एक और मेथड है स्ट्रक्चर मेथड, वो कभी फेल नहीं होता है, लेकिन वो अभी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन फॉर 11th वो आपको पढ़ना होगा तो वहां से उठा के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का -2, जैसे H2O पूरे का क्या होगा 0, लेकिन O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -2। यहाँ पे Na2O पूरे का क्या होगा 0, लेकिन O का -2। ऐसे ही द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज -1 इन एनी कंपाउंड बट नॉट ऑलवेज। पहले को छोड़ के सब में लिख रहा हूं बट नॉट ऑलवेज। HCl है, पूरे का क्या होगा 0, लेकिन Cl का क्या होगा -1। अच्छा, तो H का क्या बताए थे +1, तो +1 और -1 मिलकर क्या हो जाएगा 0, तो पूरे का 0 आ गया। कुछ समझ में आ रहा होगा। HI आयोडीन का क्या होगा -1 इस रूल के हिसाब से, और H का इस रूल के हिसाब से क्या था +1, और +1 और -1 जोड़ोगे तो क्या होगा, +1 और -1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 0, पूरे का क्या होगा 0 इस रूल के हिसाब से। अभी कुछ रूल और है, 3-4 रूल और है, वो भी बता दे रहा हूं। ठीक है, तो आप ये रूल पूरा ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, जरूर से कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपका अगला रूल, चौथा रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन एनी कंपाउंड।
फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है किसी कंपाउंड के अंदर। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सब रटना ही है क्या? अभी ये रटना नहीं है यार, ये ट्रिक है। ये तो फ्लोरीन का क्या होता है 9 का मतलब क्या होता है 2,7, तो आउटर में उसमें कितने हैं 7, तो बताओ एक लेगा या 7 देगा? एक लेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया -1। अच्छा, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता ही नहीं है जो उससे इलेक्ट्रॉन ले सके। ठीक है, ऐसे ही सबका है। आप ऑक्सीजन का भी करेंगे तो होता है 8 का होता है 2,6, तो आउटर मोस्ट में 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 पूरा करने के लिए, तो -2। लेकिन फिलहाल आप इसको याद करिए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन एनी कंपाउंड। अच्छा, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं F, बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कई बच्चे चिल्लाएंगे -1 बक 0। जब कोई न्यूट्रल स्पीसीज होता है जिस पर कोई चार्ज न लिखा हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। मैंने यहां लिखा है इन एनी कंपाउंड, कंपाउंड में -1 होगा, कंपाउंड में -1 होगा, ऐसे तो 0 ही हो जाएगा जब कोई चार्ज नहीं है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, जो पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप होता है, पहला ग्रुप आप लोग के सिलेबस में 5वां चैप्टर पीरियोडिक टेबल वाला ही है, जो पहला ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्कली मेटल। देखिए 6 एलिमेंट होते हैं, सबका नाम लिखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इन 6 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 किसी कंपाउंड के अंदर। जो आपके पीरियोडिक टेबल का दूसरा ग्रुप होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, देखिए 6 का नाम लिखा हुआ है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है +2 होता है इन एनी कंपाउंड। बस इतना ही रूल आपको याद रखना है, और इस रूल का इस्तेमाल करके आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। लास्ट वाला सेक्शन जो है ये पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, इतना रूल अगर आप याद कर लेंगे तो बड़े आराम से कर लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया H2SO4, ठीक है। तुम लोग बताओ कि H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा पूरे का। रूल नंबर 1 लगाओ, बताओ पूरे पे कितना चार्ज है, 0 है ना, तो बताओ इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, किसका? सल्फर का, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछे उसको क्या मान लो X। मैथ आता है ना, मैथ। अच्छा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1 ना, रूल 1 पढ़े हो +1, तो बताओ 2 हाइड्रोजन का क्या होगा +2 + X, सल्फर एक ही था। ऑक्सीजन कितना है 4, और बताओ एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -2 ना, तो 4 का क्या हो जाएगा 4 × -2 यानी -8 और बराबर 0। बताओ X बराबर क्या आ गया +6, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं +6। और एक एग्जांपल देख लीजिए, कहीं लिखा हो H3PO4 फास्फोरिक एसिड। कोई पूछे फास्फोरस का बताओ, कई बच्चे रोने लगते हैं, फास्फोरस का तो रूल आप लिखवाए ही नहीं है सर। अरे जिसका पूछे उसको X मान लो X। बताओ 3 हाइड्रोजन का क्या होगा, एक का +1 होता है तो 3 का +3 + X। एक का -2 होता है तो 4 का -8 और बराबर 0, क्योंकि इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0, तो X बराबर +5। बड़ा अच्छा लग रहा होगा, है? बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको कि भाई देखिए इतनी आसानी से हो जाएगा। अच्छा, मान लो कहीं लिखा है ऐसे, कई जगहों पे आप देखते होंगे NH4+। मैंने कहा था अगर कोई चार्ज ना हो तब बराबर 0, यहां इसके ऊपर चार्ज है +1 तो बराबर 0 नहीं करेंगे, बराबर +1 कर देंगे, बराबर +1। नाइट्रोजन का पूछ रहा है, इसको X मान लेंगे। एक हाइड्रोजन का +1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का +4 होगा, तो +4 और बराबर +1, तो X बराबर -3। ऐसे निकाल लेंगे आप बड़े आराम से, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं। जैसे कहीं पर लिखा जाए NaH, ये बताओ H का भी +1 होता है, पढ़े हो ना, और सोडियम का भी +1 होता है, पढ़े हो ना। लेकिन एक चीज पढ़े थे, हाइड्रोजन का हमेशा +1 नहीं होता है, लेकिन सोडियम का आप पढ़े थे हमेशा +1 होता है। तो बताओ इस पूरे का क्या होगा 0, और सोडियम का +1, इसका भी +1 होता है लेकिन हमेशा नहीं, इससे बड़ा, इससे ये हमेशा वाला है, ये हमेशा नहीं वाला है, तो कौन सा लोगे जो हमेशा वाला है। तो बात है H का क्या होगा। अब बताओ +1 में क्या जोड़े कि 0 हो जाए, 0 करना है तो -1 बराबर 0, तो H का क्या हो गया -1 हो गया। इसीलिए लिखवाए हैं, हमेशा नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखवाए हैं बट नॉट ऑलवेज, वो बदलते हैं। अगर उनके सामने कोई हमेशा वाला आ जाए,
जहां लिखवा एक जगह लिखवाया ऑलवेज, एक जगह लिखवाया है बट नॉट ऑलवेज, तो बट नॉट ऑलवेज के साथ अगर कोई ऑलवेज वाला आ जाएगा तो वहां अलर्ट हो जाएगा, वहां आपका थोड़ा सिस्टम बदल सकता है। इसके अलावा और भी एक्सेप्शन है, 10th लेवल पे इतना बहुत है। 11th वाला वीडियो पढ़िएगा, इसी पे खाली 5-10 वीडियो बनाऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन पे, खाली यही समझाने के लिए 5 वीडियो रहेगा। हर एक दिन खाली हाइड्रोजन उठाऊंगा और आधा घंटा केवल हाइड्रोजन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं अपने 10th वाले वापस वाले टॉपिक पे, हल्का सा ये बता के चल के। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कहीं लिख दिया गया है, ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है, CO2 gives C+O2, सही है। चलो बताओ इस पूरे पे चार्ज कितना होगा, पूरे पे आप लोग बताओ, रूल लगा के बताओ, 0। ठीक है, कार्बन का क्या मान लो, X। बताओ ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 ना, तो 2 ऑक्सीजन का क्या होगा, -4 बराबर 0, तो x बराबर +4। ठीक है, x बराबर +4, यहां लिख दिया +4, और एक ऑक्सीजन का रूल से याद किए थे -2। अच्छा, लिखते 1 का है, कई बच्चे सोचते हैं सर 2 का लिख दें क्या, -4, लिखते 1 एटम का है। ठीक है, ये तो यहाँ कार्बन पे कितना चार्ज है, 0, यहाँ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 0, फिर 2 है, मान ले 2 ठो है, तो ये तो टोटल पे तो 0 होगा। अच्छा, O का x मान लो, तो 2 ऑक्सीजन का 2x बराबर 0, तो x बराबर 0, तो 0 ही आएगा। अगर x मान के निकालोगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो 0, तो +4 से 0 घट रहा है, रिडक्शन। ये तो -2 से 0 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये ओवरऑल एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। और आपके 10th में कहा गया है रेडॉक्स नहीं है, रिडक्शन कर, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन है, लेकिन हकीकत में ये रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसे कोई भी रिएक्शन लिख दिया जाए। एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे 2H2 + O2 gives 2H2O। ये तो H का 0, x मान के निकालो, O का 0, फिर मैंने 2 का है -4 लिख दीजिए सर। कंपाउंड में होता है ना -2, ये कंपाउंड थोड़ी ना है, कंपाउंड होने के लिए डिफरेंट एलिमेंट होना जरूरी है। ठीक है, यहां पर देखिए H का +1, O का -2। अच्छा, यहाँ x मानना पड़ा नहीं ना, क्योंकि दोनों का रूल आप पढ़े थे तो डायरेक्ट लिख दिए। x वहां मानेंगे ना जिसका रूलवा आप नहीं पढ़े हैं, वहीं पर ना x मानेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, टाइप्स ऑफ 5 रिएक्शन मैंने आपको बता दिए। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, 5वां रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें 2 कॉन्सेप्ट बताया, क्लासिकल और मॉडर्न। 10th लेवल पे आपको अच्छे से क्या समझना है, केवल क्लासिकल। अगर उसके साथ ये मॉडर्न भी आप समझ रहे हैं तो दैट इज बोनस फॉर यू, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको क्या समझना है, क्लासिकल। तो ये चैप्टर हो गया। 1 मिनट मैं और पॉज करूंगा। ठीक है, तो अब आप लोग का अगला जो टॉपिक बचा है, वो छोटा सा टॉपिक बचा है, लेकिन उसको मैं अभी ऐड नहीं करूंगा, उसको भी डिटेल से अगले वीडियो में। जो आपका अगला वीडियो होगा वो चैप्टर नंबर 1 का आखिरी वीडियो होगा, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा रैंसिडिटी के बारे में, कोरोजन के बारे में, रस्टिंग के बारे में, और मे भी कुछ पॉसिबल होगा तो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, और इसी के साथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लगभग खत्म है। रैंसिडिटी, कोरोजन, रस्टिंग ये आप अपने मन से ही पढ़ सकते हैं यार। रस्टिंग लोहे में जंग का लगना, किसी अदर मेटल में होगा तो कोरोजन, लोहे में होगा तो रस्टिंग, एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर लेते हैं, फूड में हो गया तो रैंसिडिटी। तो सिंपल है, कैसे रस्टिंग और कोरोजन को रोकेंगे, बाई ऑयलिंग, बाई पेंटिंग। नहीं, घर में लोहे की दीवार, लोहे का दरवाजा होता है, खिड़की होती है, लोग पेंट मारते रहते हैं हर साल। कूलर होता है, कूलर को पेंट कराते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बड़ा आसान सी चीज है, उसको आप लोग एक बार देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए कहिएगा तो 5-10 मिनट का वो भी एक वीडियो बनाकर आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, मुझसे बहुत से बच्चे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूछ रहे थे बार बार, इसीलिए मैं जो है ये टॉपिक लेके आया हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर और रेडॉक्स रिएक्शन। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। एक ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में थोड़ा बहुत माइनस डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंटीजर में होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज होता है। अगर कहीं पर 4 एटम है तो चारों का जो एवरेज आएगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और चारों का जो अलग अलग होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसको भी खूब डिटेल से मैं 11th क्लास वाली वीडियो में ही बताऊंगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।